बताएं क्या काम किया है। अच्छा, मैंने आपको एक असाइनमेंट दी हुई है। असाइनमेंट हो गई है? कौन सी? एक तो पहले दी थी जो आपने प्रॉब्लम बतानी थी, वो हो चुकी है। नो मैम, नहीं वो मैम, भी तो नहीं हुई? हम कुछ भी नहीं हुआ अभी तो। क्यों नहीं हुआ ये मुझे पहले बताएं। एलएमएस ये है आपकी, ये देखी थी आपने असाइनमेंट? नो मैम। अच्छा, अभी देख लें, शो हो रही है? यस मैम। क्या काम करना है? 23 मार्च है आपकी डेडलाइन इस असाइनमेंट की, जो कि मैं फर्स्ट लेक्चर से, जो आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी इस सेमेस्टर की, तब से आपको ये मेंशन कर रही हूँ कि ये कर लें, नेक्स्ट वीक में कर लें, नेक्स्ट वीक में कर लें, लेकिन अभी बोल रही हो गया, मैंने प्रॉपरली इसको वो ऐड कर दिया है। At this stage, your task is to explore different problems and suggest a topic that could be your term paper for the research paper writing and presentation course. आपने क्या करना है? यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द डोमेन क्लियरली बिफोर स्टार्टिंग। सबसे पहले आपने अपनी डोमेन डिसाइड करनी है कि आप किस में काम करोगे। जैसे एक हम कहते हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करेंगे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करेंगे, मशीन लर्निंग में करेंगे, डाटा माइनिंग में करेंगे। कौन से सबसे पहले आप एक डोमेन डिसाइड कर देते हो, फिर हम उसे, ये एक अब्स्ट्रैक्ट लेवल होता है, फिर आप उसको अम, एक ब्रॉडर टर्म होती है, फिर आप उसको नैरो डाउन करते जाते हो अपना टॉपिक डिसाइड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको डोमेन का पता होना चाहिए, डोमेन आपने डिसाइड करनी है कि आप किस चीज में काम करोगे। फिर आप उसमें एक पर्टिकुलर, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैंने डिसाइड कर लिया है, तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर मैं अपना एरिया डिफाइन कर लेती हूँ कि मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे काम करूंगी, ये मेरा एरिया हो गया। और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर ये भी जो एरिया है वो भी एक ब्रॉडर टर्म है। अब मैं पूरी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में तो कभी भी नहीं काम कर सकती। मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग किसी एक छोटी सी फील्ड, अगर एट ए टाइम आप पूरी सारी चीजों को नहीं, मैं कहूँ कि मैं पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतर बनाना चाहती हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं सारे के सारे सिस्टम को एट ए टाइम लेके नहीं चल सकती, मैं छोटे छोटे पोर्शंस में करूंगी। अब यहाँ पे सेम उसी तरह रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कम्प्लीटली तो मैं अभी भी नहीं कर सकती। अब मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर मैं सब, ये भी एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर मैं कह देती हूँ कि मैं अजाइल की रिक्वायरमेंट प्रियोरिटाइजेशन पे काम करूंगी, कि अजाइल में रिक्वायरमेंट प्रियोरिटाइजेशन बार बार चेंज होती है रिक्वायरमेंट, तो प्रियोरिटाइज करने का बहुत इशू आता है। इस तरह से आपने ये चीजें लेके चलनी है। आपको डोमेन पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए, और आपने सब टॉपिक टॉपिक डिसाइड करना है। एक पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर आपने अपनी डोमेन बतानी है, अपना एरिया बताना है, प्रॉब्लम बताना है, उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है। इस असाइनमेंट का काम सिर्फ ये है। आगे कोई इशू है तो वो पूछ लें। मैम वो पूछता, जो पेपर है वो लेटेस्ट ही लेना है या हम कोई और भी ले सकते हैं? एक मैंने मैम 2015 का देखा था, वो भी ले सकते हैं वैसे? किस चीज के लिए वोलेटाइल रिक्वायर, हाँ, आप किस चीज के लिए वो पेपर कह रहे हैं? ये जो टर्म पेपर बनाना है आपने बेटा, टर्म पेपर जी के लिए मैम। पूछ रहे हैं बेटा? जी 2015 का मैम। लोगे ना पेपर, तो अभी क्या हो चुका है? 2021। ये जो 6 साल हुए हैं ना, 6-7 साल के अंदर उसमें इतना काम हो चुका होगा। ये क्या चीज है, अगर आप कोई उसके अंदर से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके आप कहती हो वो सारी प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी होगी, फिर आपको दोबारा से आपको प्रॉब्लम ढूंढना पड़ेगी। अगर लेटेस्ट क्यों कहती हूँ, आप 15 का पेपर पढ़े, वो पेपर आपको नॉलेज देगा, फिर आप 16 का पढ़े। आप क्या करें, ढूंढने के लिए सबसे पहले रिव्यू पेपर देख लें। रिव्यू पेपर भी बहुत अच्छे से रिव्यू वाले पेपर देखें, वहां से रिव्यू पेपर से आपको नॉलेज मिलेगा कि आप क्या कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक जो है क्या क्या काम हुआ है। रिव्यू का मतलब क्या होता है, उन्होंने डिफरेंट ईयर्स के काम को कंबाइन करके एक पेपर में लिख दिया होता है कि पहले ये काम हो चुका है।
अब आप अगर रिव्यू पेपर लोगे ना, उससे आपके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा कि इस फील्ड के अंदर ये। सबसे पहले डोमेन डिसाइड करो। डोमेन डिसाइड करने के बाद आप अपना एरिया फाइनलाइज कर लो। आप जैसे एससी है, एससी के अंदर आरई है, और आरई के अंदर आप बताओ कि आपका सब किस चीज पे काम होगा। फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन पे है। अब प्रायोरिटाइजेशन कैसे होती है, इसके रिलेटेड आप पेपर ढूंढो, सर्च करो। इसके रिलेटेड जब आप पेपर ढूंढोगे, इसके अंदर कोई रिव्यू पेपर ढूंढ लेना। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि एक रिव्यू पेपर से आपको पिछले 10 साल की फॉर एग्जांपल सारी टेक्निक पता चल जाएंगी कि ये काम हुआ हुआ है। फिर उसके बाद आपने उसको लेके आगे चलना होता है। अगर 2015 का एक पेपर लेके आप उसी पे काम करोगे, तो वो तो 2016 में हो चुका होगा, 17 में, 18 में, 19 में ये काम तो हो चुके होंगे। उसको किसी और ने कर लिया होगा, आपको दोबारा से आइट्रेट करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए कहती हूँ कि लेटेस्ट ले ले। ओके मैम। अच्छा, इस असाइनमेंट में कोई इशू है, कोई पूछने के लिए बात है जो आपको लगता हो कि हमें क्लियर नहीं हुई अभी? बेटा ये मैंने बहुत पहले काम दिया हुआ था, आप लोगों ने नहीं किया। मैम ढूंढा था, कोई आइडिया, फिजिबल आइडिया नहीं मिला, तो फिर कैसे करें? फिजिबल क्या होता है? फिजिबल कौन सा होता है? मैम आपने बताया ना कि कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। अब हमें प्रॉब्लम नहीं मिल रही, तो हम फिर क्या करेंगे? बेटा इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती हैं, आपको क्या लगता है दुनिया में प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं? मैम खत्म तो नहीं हुई, मगर जो हमें हम नहीं मिल रही। जो हम सोचते जैसे हैं वो पहले से सॉल्व हो गई थी। बेटा किसी भी चीज में एक काम ये तरीका होता है कि आप उस चीज को आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता कि आप जहन से कुछ छोड़ के, आपको जैसे मैंने बताया है, आपने जब डोमेन, सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है आपका सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। आपने फाइनलाइज कर लेना है कि हमने इसमें काम करना है, और जो आपने सोच लिया इसके बाद इधर उधर मूव नहीं करना। हमारी नेचर में क्या होता है कि एक चीज को देख के ना आपने सर्च करके, आपने एफर्ट करके अभी किया, हमारा 3rd वीक हो गया है। 3rd वीक के बाद अगर मैंने एक चीज डिसाइड की है ना, उसके बाद मुझे इस पे पीछे मुड़ के नहीं देखना कि मैं कुछ और टॉपिक पे कर लूं। अब बस जो मेरा फाइनल हो गया है, मुझे हर सूरत में इसी पे काम करना है। मेरा फाइनल हो गया है कि मैंने इस फील्ड में काम करना है, वो मैंने सोच समझ के ही डिसाइड किया था। अब इसके बाद ये कोई नहीं है कि इसमें मुश्किल है, किसी और में चले जाएं, वो वाला दूसरा बच्चा जो कर रहा है क्लास में, दूसरा स्टूडेंट कर रहा है, वो आसान होगी। ऐसा नहीं होता, सबके लिए एक तरह की होती है। जब आपने अपना टॉपिक फील्ड डिसाइड कर लिया है ना कंफर्म, उसके बाद एरिया पे आ जाएं। अब उसके अंदर क्या चीज आप किस पे काम करना चाहते हो, मैंने आपको अपने फील्ड से एग्जांपल दे दिया। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैं कहती हूँ मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे काम करना चाहती हूँ। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स पे काम करना चाहते हो, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप टेस्टिंग पे काम करना चाहते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वेरिफिकेशन और वैलिडेशन पे काम करना चाहते हो, कोई भी काम कर सकते हो ना। आपने ये चीज डिसाइड करनी है। अब यहाँ तक कोई इशू है? आपने किसी भी सब्जेक्ट में जो आपको बेहतर लगता है आपने डिसाइड कर लेना है, उसके अंदर आपने टॉपिक डिसाइड कर लेना है, सोच समझ के डिसाइड करना है। 3rd वीक है अभी ये आपका, मैं स्टार्ट में 1st वीक से कह रही हूँ। जब आपका डिसाइड हो जाएगा ना ये टॉपिक, उसके बाद आपने ये नहीं, इससे पीछे नहीं हटना कि अब ये हमें आसान नहीं लग रहा, किसी और तरफ आसानी होगी। बेटा आसानी किसी तरफ भी नहीं होगी, सब में एक तरह का ही काम होगा, सब में एफर्ट करनी पड़ेगी। जहाँ पे आप एफर्ट करोगे आपको उसका रिवार्ड जरूर मिलेगा। और जब उसमें काम करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आना, हर्डल्स तो आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएगा। एक चीज डिसाइड कर ली है, उससे पीछे नहीं हटना। डोमेन डिसाइड हो गई, हमारा एरिया भी डिसाइड हो गया। उसके बाद हमने क्या डिसाइड करना है कि हम काम क्या करेंगे। हम जनरल सारी चीज तो नहीं कर सकते, हम इसमें कंप्लीटली सारा तो नहीं कर सकते कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जैसे मैं कंप्लीट कर लूं, मैं वैलिडेशन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को कंप्लीट कर लूं। मैं टेस्टिंग हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट केस डिजाइन पे बात कर लेती हूँ। टेस्ट केस कैसे बनाए जाते हैं, तो टेस्टिंग कैसे हो रही है, और उसको करंटली टेस्टिंग कैसे हो रही है, अकेडेमिया में कैसे है, रिसर्च में कैसे टेस्टिंग को डील किया जा रहा है, और इंडस्ट्री के अंदर टेस्टिंग कैसे हो रही है, अकेडेमिया और इंडस्ट्री के अंदर क्या डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, इस गैप को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, या
फॉर एग्जाम्पल आपके जो चीज है एक्टीमिया के अंदर जो रिसर्च हुई हुई है टेस्टिंग में, वो कहाँ पे लाई करती है और आप उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। तो इसमें आपने यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक नैरो डाउन करना है अपने टॉपिक को। अभी मैं इस क्लास में आपकी थोड़ी सी रिहर्सल करवाती हूँ। अच्छा, ठीक हो गया यहाँ तक? बेटा आपने ये असाइनमेंट भी अभी नहीं की हुई, ये असाइनमेंट देखी है? हम ही एक साथ या तो इतनी असाइनमेंट एक तो पहले कर लें। बेटा ये कौन कह रहा है, कौन बोल रहा है? बेटा क्या मैंने आपको क्लास में ये बात नहीं बताई थी? ये जो आज मैं बता रही हूँ एक साथ आपको इतनी असाइनमेंट्स नहीं मिल रही। मैंने जो आज आपको क्लियर की है, 23 डेट दी है, जो आपका जिस दिन सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था उस दिन मैंने आपसे कहा था कि आपने अपना टॉपिक डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है कि मैंने नहीं कहा था, अगर किसी को इस बात के बारे में कोई इशू है कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में नहीं कहा था, तो वो बता सकता है कि एक साथ मैंने असाइनमेंट दे दी है। मैम बुक जो आपने वो ईमेल की थी उसका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जी उसमें हमने समराइज जी करना है। बेटा ये मैंने और क्लास में बताई थी आपको लास्ट वीक में, याद है आपको? ये काम हाँ आपने लेकिन करना मैम होगा। ठीक है मैम, बहुत मैम आसान सा इसकी लास्ट चैप्टर। डेट कब है? इसकी लास्ट डेट देख लेते हैं, पहले इसको वो कर ले। बेटा इसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। मैंने टर्न इट इन अकाउंट वो क्रिएट किया है, वहां पे आप क्लास क्रिएट की है, उसमें मैं असाइनमेंट ऐड कर दूंगी, तो फिर आपके टर्न इट इन स्टार्ट हो जाएंगे यूज होना। आप वहां पे सबमिट करवा करके अपनी प्लेजरिज्म देख सकते हो। आपने काफी चीजें नहीं करनी, रिफ्रेश करने की कोशिश करनी है। इस असाइनमेंट के लिए आपने सबसे पहले आपका क्या टास्क है, आपने क्या चीज लर्न करनी है, पैराफ्रेजिंग कैसे की जाती है। पैराफ्रेज क्या होता है, कोई बता नहीं सकता है? मैम, पैराफ्रेज करना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है all submission should be plain dart text file submitted by Turnitin। इसको किसी और तरह से लिख सकते हो आप लोग। इस लाइन को सिर्फ रिफ्रेश करें, all submission मैम should be plain dart text file submitted by Turnitin। आपने इंस्ट्रक्शन देनी है किसी को कि Turnitin से आपने फाइल सबमिट करवानी है। आप इसको कैसे लिख सकते हो, किसी और तरह से बताओ, कौन बताएगा? submission should be submitted to Turnitin uh, in a text file, dot text file, something like सबमिशन का भी वर्ड चेंज कर लें, सिनोनिम यूज कर लें। सबमिशन का वर्ड वो, you have to submit your assignment, you have to upload your assignment on Turnitin by creating your accounts, and your assignment should be in text format, or your assignment should be in। ये इस तरह से किया जा सकता है, लिखा जा सकता है ना किसी और तरीके से। इसको सिंपल जो ये लाइन मैंने लिखी है, इसको आप हर बंदा अपने किसी दूसरे वे में लिख सकता है। अच्छा मेरी बात Turnitin will remain open for 24 hours after due date or time, but any submission during that time will get 20% penalty। इसका क्या मतलब है? जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है टेक्स्ट, इसका मीनिंग मुझे बता दें। बेटा क्लास में पार्टिसिपेट करोगे तो ज्यादा लर्निंग होगी। इंडिविजुअल मार्क्स डिडक्ट
मैम ड्यू डेट के बाद टेलेंटिन 24 आवर्स के लिए ओपन होगा, लेकिन अगर उस टाइम में असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो मार्क्स डिटेक्शन होगी। 20% अच्छा, कम लग। अब आप सब ने इसको रीफ्रेज करना है। इस सेंटेंस को अपने पास कॉपी पेंसिल रखें, उसके ऊपर इस सेंटेंस को दोबारा से लिखने की कोशिश करें। इस सेंटेंस को ये वाले वर्ड मीनिंग ये देना चाहिए, लेकिन आपने एग्जैक्टली ये वाले वर्ड्स यूज नहीं करने, आपने इसको रीफ्रेज करना है। मुझे ये बात है कि टर्निटिन का अकाउंट आपकी ड्यू डेट फॉर एग्जांपल 20 है, तो अगर आप 21 को सबमिट करवाओगे 21 को भी सबमिट हो जाएगा, 22 को नहीं होगा, 21 को हो जाएगा, लेकिन 21 को जो सबमिशन होंगी वो 20% उसमें डिडक्शन होगी मार्क्स की। अब आप मुझे इस सेंटेंस को किसी और वर्ड्स में लिख के दो। हर पर्सन अपना अपना लिखेगा, मैं सबका चेक करूंगी। क्या लिखना है मैम? बेटा ये जो हाईलाइट किया हुआ है, आपको टेक्स्ट शो हो रहा है मेरे सामने? मेरा एलएमएस जी ओपन है आपके सामने। जी बेटा ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपकी असाइनमेंट 20 को सबमिट होनी है, तो अगर आप 21 को सबमिट करोगे तो आपको 20% पेनल्टी, मतलब 20% मार्क्स डिडक्ट होके, अगर 100 की असाइनमेंट है 100 मार्क्स की और आपने 20 की आपकी डेडलाइन थी 20 तक अगर आपने सबमिट करवा दी तो वो 100% में से ये वैल्यूएशन होगी। अगर आपने 21 को सबमिट करवाई तो वो 80% में से वैल्यूएशन होगी। इस लाइन का ये मतलब है इस सेंटेंस का। अब आपने ये सेंटेंस अपने वर्ड्स में बात यही लिखनी है, यही समझानी है बात, लेकिन ये वाले वर्ड यूज नहीं करने। तो शाबाश, जल्दी से, आपके पास 3 मिनट है, मैं 3 मिनट वेट करती हूँ। आपने ये रिफ्रेश करना है। बेटा मैंने आपको ये टाइम दिया है राइट डाउन करने के लिए। आपने आफ्टर 3 मिनट्स में सब स्टूडेंट का चेक करूंगी, आपने मुझे सेंड करना है। सेंड किधर करना है? बेटा अभी मैं पूछ लेती हूँ, वन बाय वन मैं ओनली पूछ लेती हूँ आपसे। आप रिफ्रेश करो, सेंटेंस को अच्छे से लिखने की ट्राई करोगे कैसे लिख
मैम मेरा हो गया। मेरा भी हो गया मैम। मेरा भी हो गया भी मैम। हो गया मैम। अच्छा जी, किसका हो गया? सबसे पहले कौन बताएगा? मैम मैं बताता हूँ। बताएं। Turnitin will stay open for 24 hours after due date, yet any accommodation during that time will get 20% less marks. Turnitin will still open. Will stay After- open Will stay open for 24 hours after due date, yet any accommodation during that time will get 20% less marks. अच्छा बेटा, अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, दोबारा से करो, दोबारा इसको रिफ्रेश करो। आपने सबसे पहले इसको उर्दू में आपको समझ आ गई है ना क्या मीनिंग है? अब आप इसे Yes, ma'am. ट्रांसलेट करो, सिर्फ समझ उस गए मैम, बात को अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं ना, मतलब इसका जो बेटा भी अपनी मतलब। वर्डिंग में ही लिखना है। मिनिमम कोशिश करो कि इन वर्ड्स को मिनिमम यूटिलाइज करते हुए आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। अपने वर्ड में लिखा वो ज्यादा बड़ा सेंटेंस बन गया। जी वालेकुम सलाम। अपने वर्ड में लिखने से मैम बड़ा पैराग्राफ बन गया। बड़ा पैराग्राफ क्या बन गया बेटा? लिखो, करो ना। और बताओ, पहले किसने बताया? मुझे साकिब ने बताया अभी। Yes, ma'am. मैम मैंने साकिब तो आप, लिखा ही। किसने बताया मुझे? साकिब मैम ने मैंने बताया। बताया। साकिब अली। साकिब अली। आप रिफ्रेश करो दोबारा से। आप कौन बताएगा? अब्दुल्ला बताओ मैं क्या बताऊं? If you submit, if you can access Turnitin for 24 hours, but if you submit your assignment on Turnitin after the due date time, 20% marks will be deducted. हम्म, अच्छा 24 आवर आप एक्सेस कर सकते हो टर्निटिन को। आपने ये मीनिंग बताया बनाया है, देखो मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो गया, ड्यू मीनिंग डेट सेम तो रहने लिखा नहीं चाहिए, ना। हाँ। मीनिंग सेम रहने चाहिए। यहाँ पे टर्निटिन 24 आवर एक्सेस कर सकते हो, ये मीनिंग नहीं है। ये मीनिंग ये है कि आप ड्यू डेट जैसे 20 को सबमिट करवानी है तो 21 मतलब 20 के बाद 24 घंटे आपको एक्सेस होगी, मतलब ये है। और उसके बाद आपकी अच्छी थी, अटेम्प्ट अच्छी थी, आपने अच्छा रिफ्रेश किया है, लेकिन आपने मीनिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बताऊं मैम? अब इसको थोड़ा सा दोबारा करो। आगे मैं कौन बताऊं? बताएगा? मैम मोबाइल। मीनिंग को चेंज किया, लेकिन नीचे मैंने बताया तो है ना कि ड्यू डेट टाइम के बाद अगर आप करते हो 24 आवर्स हाँ, के बाद, तो फिर जो है वो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। चलिए दोबारा से सारा पढ़ो। ओके मैम, अपना पढ़ूं दोबारा? जी जी, जो लिखा है वो दोबारा से रीड करके बताओ मुझे। You can access Turnitin for 24 hours, but if you submit your assignment on Turnitin after the due date time, 20% marks will be deducted. पहले will पहले be सेंटेंस में बताया ही deducted। नहीं क्या ड्यू डेट। will be जब होता है ना, will के बाद बी, किसी भी शेल will के बाद बी लगा है तो फिर थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है, डिडक्ट फर्स्ट फॉर्म नहीं लग सकती, ठीक है? Will के थोड़े साथ से फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती मैम? बी आपने कहा ना, विल बी डिडक्टेड, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, आगे बी आ गया है ना। ओके मैम, will be deducted. जी, अब जब जहां पे भी विल के बाद बी, शेल के बाद बी, किसी भी चीज के बाद बी आ गया है तो वो थर्ड फॉर्म ही लगनी है। ठीक है मैम। अच्छा, इधर मैं इसको अपने दोबारा से इम्प्रूव करो पैराफ्रेज थोड़ा सा, बताऊं? वो फर्स्ट वाली चीज चेंज कर दो कि ओके जो मैम। आपने लिखा। मैं अपनी फिजान, पैराफ्रेज बताऊं मैम? मैम बताऊं मैं? मैं फिजान बताऊं? यस मैम। बताओ क्या लिखा है। इससे करना था मैम, ये इस तरह का 20% मार्क्स विल बी डिडक्टेड इफ यू सबमिट योर असाइनमेंट आफ्टर ड्यू डेट 24 hours
during 24 hours after due date. बेटा वर्ड्स को थोड़ा सा और चेंज करो, वर्ड्स जो इसके अंदर यूटिलाइज मीनिंग सेम रखना है, लेकिन इसके अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको यूज नहीं करते हुए इसकी जगह पे सिनोनिम यूज करो। आप सिर्फ गूगल पे सिनोनिम देख सकते हो, आप वर्ड्स पे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जहाँ पे आप लिख रहे हो आप वहां पे भी सिनोनिम देख सकते हो, इन वर्ड्स के सिनोनिम यूज करते हुए लिख लिया करो। अच्छा ये बात समझ जी, समर बताओ। मैम मैंने लिखा है you will be able to submit your assignment within 24 hours after due date, but then your 20% marks will be deducted. ठीक है, आफ्टर डेडलाइन भी कर सकते हो। After deadline भी देखो कर सकते हैं। ड्यू डेट उस पे लिखा हुआ था वर्ड, अब ड्यू डेट की जगह बार बार आप सब ड्यू डेट यूज कर रहे हो तो उसकी जगह कोई और वर्ड यूज कर लो ना। मैम तो और after कितने वर्ड्स सेम after जगह पे deadline after last date भी कर सकती हैं। लास्ट डेट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते थे ना। आपको मैं बार बार कोशिश कर रही हूँ कि आप उसको चेंज करके ये क्या चीज है, ये रिहर्सल वैसे मैंने ये आपको खुद करने के लिए दी थी, आपने ये चीज कहाँ पे करनी थी, ये देखें कंप्लीट द ऑनलाइन पैराफ्रेजिंग ट्यूटोरियल। अच्छा ये जो अब हो रही है ना इसको हम पैराफ्रेजिंग कह रहे हैं। मैंने पैराफ्रेजिंग का मीनिंग आपको बताना था ना कि पैराफ्रेज क्या होता है, मैंने आपसे पूछा था आपको नहीं पता था, तो ये जो अभी रिहर्सल हम कर रहे हैं इसको पैराफ्रेजिंग कहा जाता है। पैराफ्रेज कर देना, फ्रेज जो एक लिखी हुई है उसको हम रीफ्रेज कर देते हैं किसी तरह से। तो encourage original writing, attain marks of online submission will be reduced as per the following rules। इस बात का क्या मतलब है, कौन बताएगा? शोएब अवान। यस मैम। मैम इसमें बताओ कहा बेटा। गया है कि अगर आपने obtain मार्क्स लेने हैं तो आपके इस फॉलोइंग रूल के मुताबिक मार्क्स डिडक्ट होंगे, रिड्यूस किए कैसे जाएंगे। कैसे रूल क्या है? रूल ये है कि मार्क्स obtain मार्क्स हैं, इसमें टर्निटिन मैच परसेंटेज डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.2 और इसको टाइम रीसबमिशन से मल्टीप्लाई किया हुआ। अच्छा तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए। यस मैम। चलें ठीक हो गया, समझ आ गई है सबको इसकी? यस यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हुए हैं कि आपने ये इंटरनेट इनके थ्रू आपने उसका प्लेजरिज्म देख के सबमिट करवाना है, क्योंकि मैं आपको टर्निट इन करूंगी, इसलिए बेटर ये है कि मैं आपको एक्सेस दे देती हूँ, आप उस तक सबमिट करवा के देख लो। कंप्लीट द पैराफ्रेजिंग ट्यूटोरियल, असाइनमेंट करने से पहले आप पैराफ्रेजिंग ऑनलाइन, आपको पैराफ्रेजिंग के बहुत से ट्यूटोरियल्स मिलेंगे नेट पे अवेलेबल होंगे, आपने वो करने हैं। और वो क्या होता है उसका एक सैंपल के तौर पे मैंने आपको करवा दिया कि इस चीज को कहते हैं। और आपकी जो ग्रेडिंग होगी उसका वो इस रूल के अकॉर्डिंग होगी। और 26 इसकी डेडलाइन लिखी हुई है। असाइनमेंट किया है, समराइज in your own words each of the chapter 1 and 2 of the book writing for computer science, 500 words per chapter। अच्छा इस पे किसी को एतराज है? मैम इसको ज्यादा कर दी। मैम मैम इसको तो एक हफ्ता मैम ज्यादा पहले कर देते हैं। पहले यस सिर्फ मैम, चैप्टर कम से 1 ही कम नहीं थी 25 साल का टाइम था। मैम, बेटा पहले सिर्फ आसान है, चैप्टर 1 बेटा ही। छोटे छोटे चैप्टर है। ओके मैम। मैम लेकिन बाकी सब्जेक्ट भी छोटे छोटे नहीं है काफी। मैम बाकी भी तो देखने होते हैं और भी काम होते हैं, यही बेटा तो नहीं बाकी करना। मैंने 3 वीक्स आपको ये वो, आप लोग बच्चे इसी तरह से करते हैं, मैंने 3 वीक्स दिए हैं, आपने कुछ किया है उस चीज का? मैम कुछ हुआ ही नहीं, हमने तो बड़ी कोशिश बेटा की आपको थी, फील बाकियों होता का है मैं आप नहीं लोगों कह ने ये सकता। सब्जेक्ट, अच्छा इस सब्जेक्ट को बताओ क्या करना है? वजाहत देने पढ़ना है ना? पास कर लो मैम। मैम लेटर और एप्लीकेशन बनवा दें। बेटा लेटर और एप्लीकेशन के लिए आपने एनरोल करवाया था? यस मैम।
यस मैम अब हमें हमारी मैम, तो हमें सारी नहीं पता था ना। Exactly, एक्सपेक्टेशंस मैम। शैटर हो गई हैं, हम तो हमें तो यही कहीं के पता नहीं था। रहे। बेटा आपको ये फायदेमंद नहीं देती। एक देखो आप एक क्लाइंट आता है, वो आपसे सॉफ्टवेयर कोई बनवाना चाहता है। अब उसने आपको दिया है, ये भी होना चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट्स दी हैं कि ये चीजें डाल दो। अब रिक्वायरमेंट ज्यादा होती हैं तो वो पैसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपसे लेगा। अब आपने क्या किया है, आप कैसे बंदे हो कि आप ने पैसे दे दिए हैं। आप क्लाइंट ऐसे क्लाइंट हो जिन्होंने पेमेंट कर दी है और उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे चीजें कम दो, हमें मॉड्यूल कम दे दो, हम ज्यादा मॉड्यूल नहीं लेना चाहते। हम पेमेंट ज्यादा कर दिया और वो मॉड्यूल कम मांग रहे हैं। जी जी बेटा, आप देखो ना, आप ऐसे क्लाइंट हो जिसने पेमेंट कर दी है। जितनी आपने पेमेंट की है, मैं उसके मुताबिक आपको चीजें अगर दे रही हूँ, तो आप वो लर्न नहीं करना चाहते हो। आप कहते हो कि हमें हमारी पेमेंट से कम चीजें दे दो। क्या कोई ऐसा क्लाइंट होगा? मैम क्लाइंट की मर्जी है ना। मैम नहीं, हम थोड़ी सोचो दे तो रहे, वो सही। घर वाले दे रहे। लेकिन आप पेमेंट उसका पार्ट तो हो। आप एक क्लाइंट, अच्छा एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपकी कंपनी का सीईओ जो है वो $50,000 पे करता है एक सॉफ्टवेयर के लिए, कुछ फीचर्स लेता है, कुछ मॉड्यूल्स लेता है। अब कंपनी में एक बंदा उठ के आके कहता है कि मुझे हमें ये वाले मॉड्यूल ना दो, पहले दो ही दे दो बस। तो क्या ये एक अच्छी बात है? हम वो तो नहीं बोल सकते ना, बोल तो सिर्फ सी हो सकता है। नहीं, आप कह रहे हो ना हमारे पेरेंट्स वो करते हैं, हम नहीं करते। तो सीईओ ने पेमेंट कर दी। अब वो 10 मॉड्यूल के लिए उसने पेमेंट की है $50,000। अब वो एक बंदा उठ के बीच में से कहता है कि 5 मॉड्यूल हमें सिर्फ दे दो। तो वो तो उसका फायदा कर रहा है ना। 5 मैम मॉड्यूल हम का पैसे बचा रहा है। तो एज ए क्लाइंट आपको रिफंड कर अपना देना वो। देखना चाहिए ना। हम देखें, आप घर में काम करवाते हैं, चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं, आप वापस करके वो पैसे वापस ले बेटा लेते, तो वो भी करते थे। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई चीज नहीं होती, एक्स्ट्रा नहीं आती। आपने मैम सर्विसेज कुछ ली हैं और उस सर्विसेज के लिए आपने पेमेंट कर दी है, और अब आप क्या चाहते हो कि बस हम वो वाले मॉड्यूल भी ना लें। मैम अभी ये कस्टमर चीज इज आपको मिल रही मैम है। वो अब इस सब्जेक्ट इतना का तो क्या? प्रेशर नाम हो ही रहा नहीं है, अब ऐसे तो नाम नहीं। तो था, ये बताना जरा, मैं एलएमएस लॉगिन। जी बताएं क्या हुआ है। समझ सब्जेक्ट का नाम बताना यार। देखे मैम इसकी हालत। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। बेटा रिसर्च पेपर राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन है। अच्छा चले, अब मैम आपने पढ़ना तो LMS है ही। पे तो कोई लिंक नहीं है इसका, बेटा सबमिशन का मैंने तो कोई आपको, लिंक नहीं। बट बहुत बुरी बात है। इस तरह से आप करते हो। मैंने आपको पहली क्लास में, आप अपने क्लास फेलोज से ले लेना, ड्यूरिंग क्लास पे ना करो। क्लास फेलोज को मैंने आपको ईमेल की हुई है, जो लोग रजिस्टर हो चुके थे कोर्स में उन सबको मैंने ईमेल की थी कि ये लिंक है और ये एनरोलमेंट की है, उनसे ईमेल लेके आप एनरोल करवा लेना। डेडलाइन तो एक्सटेंड करेंगे। मैम यस मैम किसकी मैम। एनरोल एक्सटेंड किया करूं? फिर भी उसमें लिंक नहीं है मैम सबमिशन। 1 अप्रैल तक करते। मैम एक वीक एक्सटेंड कर दिया। 1 अप्रैल? इतनी ज्यादा? मेरे को कहाँ मैम 1 एक वीक अप्रैल? क्यों आना चले मैम। फिर 7 अप्रैल। मैम आप यही एक डेट वीक रहने जब के बाद नेक्स्ट आप क्लास चैप्टर 1 होगी कर उसमें कर लेना। मैम एक वीक एक्सटेंड कर दें, उसमें हो जाएगा। यस मैम, प्लीज मैम, प्लीज। हमारे सब्जेक्ट से अचानक से ही असाइनमेंट्स मिलती हैं, पता ही नहीं बेटा लगता। 3rd वीक में है। किसकी अचानक से मिलती है? एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में अचानक से नहीं मिलती, मैंने बहुत पहले से बताई हुई थी। वो नहीं, वो आपने दी, मतलब बाकी सब तो दे सब्जेक्ट देते की हैं। इकट्ठे मिल जाती है ना, तो वो फिर हमें लगता है कि अचानक से ही हमारे ऊपर बर्डन पड़ने लग गया। फिर क्विज़ेस भी आ जाते हैं अचानक से। अब मिड ये की भी पहले तैयारी करनी है। बेटा बातें करते हो, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद तो नहीं थी। 31st? अच्छा फर्स्ट आपने कहा है, मैं फर्स्ट ही कर देती हूँ। थैंक यू मैम। आगे फाइनल की तैयारी भी करनी हो। थर्ड सेशन में है बेटा ये,
किसको ये असाइनमेंट व्यू नहीं हो रही थी वो थर्ड सेशन में? और मैम ये जो असाइनमेंट नंबर 1 है जिसमें बेटा टॉपिक वो ये सिलेक्ट ही करना ये है, आपकी क्लास असाइनमेंट 1 है, वो आपका जो टर्म पेपर है उसके लिए है। यस मैम, फिर इसके लिए तो ग्रुपिंग होगी ना, 2-2 बच्चों का ग्रुप तो ये यस क्या मैम, लिखा हुआ है? ग्रुप बना दें मैम, आप ग्रुप बना दें फिर काफी ज्यादा इजी हो जाएगा काम। बेटा ये मैम क्या कम लिखा से हुआ है कम पहले? 4-4 का तो ग्रुप बना दें। नो मैम, ये 2 का पहले काफी है। मैम ये It क्या is लिखा not हुआ है? हाईलाइट जो चीज लिखी हुई है इसको रिफ्रेश करें। डू do in इन टू ग्रुप्स बाय ऑफ 2 2 ग्रुप्स। Do with your 3 fellows. 2 ओनली। बेटा बहुत बुरी बात। तीसरा आइडिया कम करते आपने हैं। अकेले Turning लेके आना search है, किया जब स्टार्ट हो जाएगा काम तो फिर मैं आपके ग्रुप सुना दूंगी। आइडिया आप सबने अपना अपना सबमिट करवाना है। मैम सिर्फ आइडिया सबमिट करवाना है कि ये प्रॉब्लम है और ये इसका आइडिया इसको, बेटा इधर देख लो कि सिर्फ क्या था। चले मैम आईडी अपना अपना सबमिट करवा लेंगे, फिर आप ग्रुप्स मैम बना ये लेना। सब कुछ रहने दे, हम एब्स्ट्रैक्ट दे डिसाइड देंगे कर आपको एक। मैम इसकी भी डेट एक्सटेंड कर दें थोड़ी काइंडली, नहीं बेटा 2 इसकी दिन। मैंने फर्स्ट क्लास में गई थी। मैम सिर्फ वो 2 नहीं दिन एक्सटेंड कर दें, नहीं बेटा नहीं हो सकती। फर्स्ट आधा दिन। लेक्चर से आपका एक मंथ हो गया हुआ है आपका। मैम अब जहाँ 1 मंथ हुआ है 2 मंथ, 26 मंथ कर नहीं देना, 2 दिन, कह रहे हैं। फ्राइडे वाली सिर्फ क्लास में 2। रखें, नेक्स्ट बेटा फ्राइडे। मुझे यस समझा मैम। था आप लोग पढ़ने वाले हो तो मैंने आपको इतना आज को लीनियंट ग्रेड बिहेव देखने। किया। अगर आप लोग पढ़ोगे नहीं तो फिर मैं भी सख्ती से बिहेव करने लग जाऊंगी। नहीं मैम ठीक हम है, करते असाइनमेंट हैं। क्लियर हो गई आपको दोनों चीजें। अब लेक्चर यस स्टार्ट मैम। करते हैं। ये जो आपने दूसरी असाइनमेंट दी है इसके बारे में बस थोड़ा सा आप बता दें। क्या बताना है? लेट आया था मैं, इसमें क्या क्या सबमिट करवाना है? बेटा 2 चैप्टर्स की आपने समरी सबमिट करवानी है। दूसरे वाली वो जिसमें उसमें तो बेटा स्टार्ट में आपको अभी लेट आने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको हर क्लास में बताया हुआ है कि आपने आइडिया सबमिट करवाना है, आपकी ठीक डोमेन। है। इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग को सुन लेना। ओके मैम। अच्छा, लास्ट लेक्चर पढ़ लिया था, उसमें कोई मसला है? जिसमें मैंने रिसर्च, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च और क्लासिफिकेशन और रिसर्च मेथड, सर्च प्रोसेस कैसे किया जाता है, रिसर्च का कंप्लीट प्रोसेस बताया था, वो कर लिया था। उसमें कोई इशू तो नहीं है। आज का टॉपिक है हमारा चूजिंग योर रिसर्च प्रॉब्लम। ये इस वक्त आपको यही मसला आ रहा है ना, आपने अपना प्रॉब्लम कैसे चूज करना है। यस मैम। जिसमें मैंने आपसे बताया कि डोमेन आपने लेनी है। उसके बाद एक सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया है कि आप फिर उसके बाद एरिया ले लें और उसके बाद टॉपिक और अब्स्ट्रैक्ट पहले होगा, फिर आप उसको नैरो डाउन करते जाओगे। Practitioner in the field may encounter difficulties or problem in their daily work that need to be researched. इस पॉइंट का क्या मतलब है? प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है तो आपको अपनी डेली लाइफ में से प्रॉब्लम आ सकते हैं, आप उनको भी कर सकते हो। फॉर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि चलते हुए टाइपिंग जब आप करते हो तो एरर ज्यादा आती हैं। ये एग्जांपल याद है? यस मैम। क्यों? इसकी क्या रीजन होती है? क्या रीजन दी थी? मैम बंदे का फोकस नहीं रहता अपने काम की तरफ, वो इधर उधर ही देखता रहता है। बेटा नहीं यही रीजन दी थी मैं। मैम ये एक हमारे तरह की थंब की मल्टी पोजीशन चेंज हो जाती है जब हम चलते हैं तो। पोजीशन चेंज होती है मसल मूवमेंट की वजह से, और इसको सॉल्व वैसे किया गया कि एक्सेलेरोमीटर यूज करके आप उसे कर लेते हो। तो ये एक रिसर्च ही की गई थी, इस पे रिसर्च पेपर भी है, मैं आपको पढ़ने के लिए वो रिसर्च पेपर दूंगी। अब आप मुझे ये बताएं, आप अपनी डेली जैसे स्टिकी नोट है, ये एक स्टिकी नोट है जिसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मुझे ये काम करने हैं। ये स्टिकी नोट जो है ये एक कंपनी ने स्टार्ट किया। अब 3M के नाम से एक कंपनी है जिनका पेटेंट है ये।
ये कोई बहुत बड़ी इन्वेंशन नहीं है, इसमें कोई खास काम नहीं हो रहा, सिर्फ एक छोटा सा पेज है और पेज का टुकड़ा है और उसके ऊपर थोड़ी सी ग्लू लगी हुई है। तो उन्होंने इसकी नीड को महसूस किया, उन्हें लगा जैसे आप काम करते हुए फील करते हो कि जिस चीज होनी चाहिए, उन्होंने कहीं पॉइंट्स नोट करते थे, वो चीज गुम हो गई है, तो इस चीज की उन्होंने जरूरत महसूस की, उन्होंने इसे बना लिया कि ग्लू आप सामने अपने चिपका लें। अब आपने देखना है कोई भी प्रॉब्लम कहाँ से आ सकती है, आप अपने इर्द गिर्द हम डेली लाइफ में बहुत से इश्यूज फेस करते हैं। हम क्या है कि हम उन इश्यूज के साथ चलना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हीं के साथ लाइफ गुजारने लग जाते हैं, बजाय इसके कि उनको सॉल्व करने के हम उन्हें इग्नोर करके उनके यूज टू हो जाते हैं, उन्हीं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। आप अपने पूरी लाइफ के अंदर कोई भी इशू अगर आप फेस कर रहे हैं तो वहां से प्रॉब्लम फाइंड आउट हो सकती है। जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हुए आपको कोई मसला आता है तो आप उस मसले को सॉल्व करके रिसर्च कर सकते हो। Graduate student on campus may have to search to find a problem. They can research for their thesis or a class project. यहाँ पे क्या है कि आप अपनी प्रॉब्लम डेली, फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेली प्रॉब्लम लाइफ में कोई भी इशू है उसको सॉल्व करने के लिए आप रिसर्च करते हो, या फिर आपको टर्म प्रोजेक्ट, जैसे यहाँ पे टर्म पेपर मिल गया है तो आपको रिसर्च तो करनी ही है, आप इस कोर्स में आपने टर्म पेपर बनाना है तो वो आप रिसर्च करनी पड़ेगी आपको। Whatever the situation, the identification and selection of a research problem is the first step in the research process. कोई भी कंडीशन आपने अभी टर्म प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हो या फिर आप वैसे कर रहे हो तो आपने प्रॉब्लम आपको कोई इशू सॉल्व करने के लिए कर रहे हो, कोई इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कर रहे हो, आपको सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होती क्या है, मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आपने प्रॉब्लम करनी है, डिसाइड क्या होगी वो प्रॉब्लम। क्वेश्चन रेज्ड फॉर इंक्वायरी, कंसिडरेशन और सॉल्यूशन। अच्छा, मीनिंग क्या है, प्रॉब्लम क्या चीज है कि कोई भी चीज जो जैसे मैंने आपको एक बताया था कि हाइपोथेसिस हम बना लेते हैं कि ये जो इंटरफेस है ये बेटर है पुराने से। अब मैंने, क्या ये इंटरफेस बेटर है स्वाइप, क्या कवर्टी कीबोर्ड बेटर है स्वाइप वाले कीबोर्ड से? मैंने ये क्वेश्चन रेज किया है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए रिसर्च करती हूँ। ठीक है, जहां तक कोई भी आपने प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करनी है, आपने उसका आंसर, कोई भी क्वेश्चन है आपने उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए रिसर्च करनी है। कोई इशू है? मैम ये सेकंड पॉइंट क्या है? इंट्रिकेट अनसेटल्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या, इंट्रिकेट का मीनिंग क्या होता है, उसे आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हो, बहुत ही कोई डिफिकल्ट, पेचीदा, उर्दू में पेचीदा वर्ड यूज करते हो आप, कभी किया हुआ है? अनसेटल्ड, जो सेटल ना हुई, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो सेटल नहीं हुई। वो कोई आसान चीज के लिए तो हम आंसर करने के लिए रिसर्च नहीं करते, हमें जो चीज जिसका आंसर नहीं है हमारे पास तो हम उसको, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को आंसर करने के लिए रिसर्च करते हैं। प्रॉब्लम ये है, मैम पेचीदा मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, यस मैम। बहुत आसान से पॉइंट्स हैं। व्हाट शुड डू विद द प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम के साथ करते हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है तो प्रॉब्लम के साथ हम क्या करते हैं, या तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं प्रॉब्लम को, या उनके बारे में बात करते हैं, या उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या तो क्या सिंपली आपने एक प्रॉब्लम फेस की, आपने उसे इग्नोर करके अपनी उसका लाइफ का हिस्सा बना लिया, आपने पार्ट बना लिया, आपने उसी के साथ रहना सीख लिया और आपने यूज टू हो गए और आपने उसे इग्नोर जस्ट कर दिया, प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात क्या कर सकते हो, या फिर आप अपने फ्रेंड से उस प्रॉब्लम के बारे में बात करते हो कि मैं ये प्रॉब्लम फेस, और उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि आप यहाँ उसे सॉल्व करते हो। तो आप इसमें से कौन से हो? फिजान, आप क्या करते हो जब आप प्रॉब्लम फेस करते हो? तो नहीं पता उस टाइम सिचुएशन क्या है। क्या
सिचुएशन पे डिपेंड करता है, बात करने वाली हो तो फिर कर लेता हूँ, अदरवाइज भाग जाता है। जी फिजान, क्या बताया है? आप इनमें से क्या करते हो? इग्नोर करते हो प्रॉब्लम जब आपको लाइफ में फेस करते हो, उसके बारे में दूसरों से बात करते हो, या उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो? try to solve them, क्या? try to solve them. अच्छा, फिर तो आप रिसर्च कर लोगे ना। रिसर्च भी तो उस प्रॉब्लम को यस सॉल्व करने के मैम, लिए की जाती है। इजीली मैम, कर दीजिए, अपलोड कर दें। Research area should serve some goal. The primary goal of the thesis is to get a thesis. इस लाइन का क्या मतलब है? यहाँ पे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थीसिस थीसिस क्या चीज होती है? वैसे थीसिस पूरे के अंदर एक बुकलेट देखा हुआ है, जो एक बड़ी सी बुक होती है। थीसिस का पता है ना क्या होता है? बेटा थीसिस का पता है? मैम कोई नहीं आइडिया सही से। थीसिस क्या होता है कि आपने जैसे सारा काम कर लिया है ना, जैसे रिसर्च कर ली है, तो आखिर में आप एमएस फाइनल ईयर करते हो, वाले बीएस स्टूडेंट में भी इवन बनाते हैं तो थीसिस लास्ट होती पे है। अपने बुकलेट डॉक्यूमेंटेशन जो सबमिट करवाते हो ना, कंप्लीट प्रोसेस को राइट डाउन कर देते हो। टेसिट नॉलेज को आप एक्सप्लिसिट जब बना देते हो, टेसिट और एक्सप्लिसिट नॉलेज का पता है ना? टेसिट नॉलेज को आपने एक्सप्लिसिट बना के आपने उसे राइट डाउन करके थीसिस को वो प्रेजेंट करना होता है। आपने थीसिस देख लिया, तो थीसिस के अंदर एक मेन स्टेटमेंट होती है जिस पे आप काम कर रहे होते हो, जो मेन आपका फोकस होता है। जो इंक्वायर कर रहे हो, जो जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। Of all the decisions you will make as an emerging scientist, none is more important than identifying the right research area and in particular the right research topic. इसको पढ़ें, 3 दफा इसको रीड करो। ड्यूरिंग रिसर्च आपकी कोई भी चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितना आपने सही एरिया और सही टॉपिक डिसाइड कर लिया है। आप एरिया, एरिया क्या आता है? बेटा मैंने आपको स्टार्ट में बताया है ना, जैसे डोमेन की एग्जांपल आपको बताया है कि जैसे किस चीज में, किस सब्जेक्ट में काम करोगे। टॉपिक ये देखो ना, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हूँ, मेरी डोमेन जो है ना, आपसे पूछा जाता है ना सम टाइम आपकी डोमेन क्या है, तो मेरी डोमेन क्या है? मेरी डोमेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर किस में काम करूंगी, किस एरिया पे काम कर रही हूँ? मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में काम कर रही हूँ। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर मेरा टॉपिक क्या है कि मैं रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन की टेक्निक बना रही हूँ। मैं रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन की एक XYZ कोई टेक्निक है, उस टेक्निक को इम्प्रूव कर रही हूँ। ये आपका टॉपिक हो जाएगा। समझ आ गई है? यहाँ से क्लियरेंस हो गई है? मैम अगर हम किसी सोशल मीडिया ऐप पे कोई फीचर लाना चाहते हैं तो वो कौन सी डोमेन आएगी फिर? बेटा ये एक क्या हो सकता है, अगर आप फ्रंट एंड पे वो काम कर रहे हो, मैं कहती हूँ कि उसका जो है डिजाइन वो बेहतर नहीं है। फॉर एग्जांपल एक उसमें सोशल मीडिया जो फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का प्रोफाइल पिक्चर जो है ना, वो चेंज करना एक इलिटरेट लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो समझ नहीं पाते कि उसे चेंज करना। मैं उसको इम्प्रूव करती हूँ तो ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में आएगा। HCI, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ह्यूमन का कंप्यूटर से जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन को बेहतर बनाना। डेली लाइफ प्रॉब्लम्स अगर हम सॉल्व करते हैं वो किसमें आ जाता है? बेटा समझ नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? थोड़ा सा अपने माइक को बेहतर बना ले। डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो जी किसमें आएगा?
बट डेली लाइफ प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि हमारे घर के रास्ते में बहुत ज्यादा वो गार्बेज पड़ा हुआ है, हम उस गार्बेज के लिए कोई रोबोटिक सिस्टम बनाते हैं कि जो ऑटोमेटिकली उस गार्बेज को उठाए और उठा के उसको रिसाइकल कर ले। हम उसके अंदर क्या मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, रोबोटिक डिजाइन, तो वो इस तरह से डिसाइड किया जाता है। जो प्रॉब्लम आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो डोमेन और फील्ड डिसाइड होगा, हम उसको आप ऐसे हम कुछ भी कंप्यूटर। कर सकते हैं ना, दे तो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम जरूरी तो नहीं है बेटा कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हो, लेकिन कंप्यूटर के अंदर आप उसे इम्प्रूव कैसे करोगे? सबसे पहले कोई इशू नहीं है कोई भी प्रॉब्लम लेने में, लेकिन आपने कहीं पे भी लेके जा सकती हो। और प्रॉब्लम आखिर क्या मैक्सिमम क्या होगा? आपकी डांग हो जाएगी, आप दोबारा से कर लो, दोबारा एक और प्रॉब्लम सोच लेना। आप उसको बेहतर बनाने के लिए आप कुछ भी सोच सकते हो डेली लाइफ में से। आप उससे, जैसे मैंने गार्बेज वाली एग्जांपल दिया, आप उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या आपने पढ़ा हुआ है ये कोर्स? अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप उस फील्ड में नहीं कर सकोगे। आपने ये चीज देखनी है। ओके। अच्छा, आपने टॉपिक डिसाइड कर लिया, जैसे मैंने आपसे कहा डेली लाइफ में से आपने गार्बेज वाला टॉपिक डिसाइड कर लिया है। जरूरी नहीं है, वो फाउंडेशन जरूर बनाती है। आपने जो पहले नॉलेज था, एक्सपर्टीज थी, जो स्किल्स थी आपकी, उसकी बेस पे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हो, वो सारे नॉलेज की बेस पे। और जरूरी नहीं है कि उसके अंदर जितनी भी चीजें यूज होनी है वो ऑलरेडी आपको पता हो। आप मीनवाइल बहुत सी चीजें नई लर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल वहां पे क्या यूज होना था? एनएलपी यूज होना था। आप क्या कहते हो, जो हम गूगल सर्च करते हैं, जब उर्दू लैंग्वेज में की जाती है तो उसके अंदर कुछ इश्यूज आते हैं सर्चिंग में, वो राइट सही सर्च नहीं कर पाती, हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। अब जब आप उसको इम्प्रूव करते हो तो आप कहते हो कि ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये वाला काम जो होता है वो एनएलपी में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में किया जाता है। अब उसके अंदर जब आप काम कर रहे थे, प्रीवियस आपका जो सारा नॉलेज था वो फाउंडेशन बनाएगा, उसकी बेस पे आप काम करोगे, लेकिन कुछ चीजें आपको मीनवाइल नई सीखनी पड़ती हैं। टॉपिक शुड बी इंटरेस्टिंग टू यू, होना चाहिए। जो भी टॉपिक आप डिसाइड करोगे वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ये ना हो इतना बोरिंग हो कि आपकी ऐसी सी शक्ल बन जाए, या आप इस तरह के बने हो। अभी आपकी शक्लें इस तरह की बनी हुई हैं। मैं नीचे वाली, कौन सी? ये जो आई एम टायर्ड वाली है। हाँ, अभी वही मैं कह रही हूँ, अभी आपकी शक्लें इस तरह की बनी हुई है ना, तो अब आपने टॉपिक ऐसा चूज नहीं कर लेना कि फिर आपकी शक्ल जो इस तरह की बन जाए। टॉपिक शुड बी इंटरेस्टिंग टू नाश्ता नहीं यू, किया जाता फिर आपको काम। फील्ड जो लगता है। अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू स्टे फोकस्ड, मोटिवेटेड एंड आपने करना तो है ही, इन एनी केस आपने हर सूरत में करना है। अब अगर ऐसा टॉपिक चूज कर लोगे, ये नहीं है कि इससे छुटकारा हासिल कर लो, ये इससे गेट रिड वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। करना है तो कुछ अपनी इंटरेस्ट वाला चूज कर लो ताकि इंटरेस्टिंग काम हो जाए, फिर बाद में नहीं तो इस तरह की शक्ल बना के बैठे रहोगे। इसमें बहुत सी तो हर्डल्स फिर प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से आपको उनको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है उस चीज पे लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए आपने टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चूज करना है, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, आपके एडवाइजर के लिए इंटरेस्टिंग हो, रिसर्च कम्युनिटी के लिए इंटरेस्टिंग हो। ठीक है। या तो ये काम हो सकता है या हमारे लिए इंटरेस्टेड हो सकता है या आपके लिए। नहीं बेटा, वो क्यों किया जा रहा है, मैं आपको आगे के लिए भी समझा रही हूँ। ये बात कभी भी चूज करें आप अपने लिए इंटरेस्टिंग, सबसे पहले तो आपने काम करना है, टोटली काम आपने करना होता है। आपके लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आपके एडवाइजर के लिए भी उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। कैसे? नहीं तो आपका एडवाइजर इस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये क्या है, इसको डिपिक्ट करें, मुझे इस पिक्चर का मीनिंग रिसर्च बताएंगे। कम्युनिटी कौन है, ये लास्ट वाला? रिसर्च कम्युनिटी क्या है जो कि सारा जैसे आप उस रिसर्च का
इम्पैक्ट आपका सोसाइटी पे नजर आए, उसकी वजह से सोसाइटी को फायदा हो रहा हो। जैसे आपने प्रायोरिटाइजेशन की कोई तकनीक अगर नई बनाई है, ऑटोमेटिक कोई तकनीक बना दी है रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन की, तो जब वो इम्प्लीमेंट होगी तो जो रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन इंडस्ट्री के अंदर करते हैं लोग, उनको उस तकनीक का फायदा हो, वो उस तकनीक को यूटिलाइज करें। मैम ये ये नहीं है कि वो रिक्वायरमेंट जी प्रायोरिटाइजेशन क्या है? कौन कह रहा है, मैं कह रहा हूँ नाम बताओ ना। मुबशर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है? मैम वो आपने नहीं पढ़ी, वो हम जो विजिटर, क्या? वो विजिटर थे आपने है कि पड़ी हुई है बेटा किसी भी रिक्वायरमेंट टीचर से। प्रायोरिटाइजेशन क्या है कि आप के पास रिक्वायरमेंट, क्लाइंट ने कोई चीज आपसे बनानी है, कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो क्लाइंट आपको कहता है कि जैसे R1 R2 R3 R10 ये मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये चीजें बना दो मुझे, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट है। अब हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, मतलब एक उसमें आता है कि हम कंसेंसस पे आते हैं, निगोशिएट वो करके कि ये चीजें, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये वाले कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये इनको हम इन चीजों में से कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं इम्प्लीमेंट करते। और किस प्रायोरिटाइजेशन में क्या चीज आती है, एग्जैक्ट के कौन सी रिक्वायरमेंट पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, प्रायोरिटाइजेशन का सिर्फ प्रायोरिटी असाइन की जाती है। जैसे मैं अगर बात करती हूँ, कुछ क्लाइंट भी इसमें इन्वॉल्व होता है, आपकी साइड भी इन्वॉल्व होती है। क्लाइंट कैसे इन्वॉल्व होगा? क्लाइंट देखेगा कि फॉर एग्जांपल क्लाइंट कौन से मॉड्यूल पहले जा रहा है, और आप कैसे इन्वॉल्व हो गए। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होंगी जो बेस बना रही होंगी, जिनको बाद में इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है, हम उन्हें पहले इंप्लीमेंट कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसके ऊपर रन होगा, हमारी बेस बनती है। जैसे हम अगर बेसमेंट बनानी है तो ग्राउंड फ्लोर हम पहले बनाएंगे, उसके बाद ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं ना, डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर तो नहीं बना सकते। तो इस तरह कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होंगी, तो आप एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो डिसाइड करोगे कौन सी पहले होनी है, और क्लाइंट आपको बताएगा कि हमें प्रायोरिटाइज, हम जे मॉड्यूल पहले जा रहे हैं। ये प्रायोरिटाइज करने का प्रोसेस जो होता है वो टोटली मैनुअली होता है, आप इसको ऑटोमेट करने के लिए कोई तकनीक बना देते हो। समझ आ गई है प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है? बेटा अच्छा, इस पिक्चर को कौन डिपिक्ट करेगा? किस पिक्चर समर को मैम? बताओ इसमें क्या हो रहा है, ये वाली पिक्चर, योर एडवाइजर। मैम इसमें स्टूडेंट सो रहा है और एडवाइजर उसकी तरफ देख रहा है। योर एडवाइज, इसमें एडवाइजर सो रहा है। अच्छा एडवाइजर अपनी कहानी मैम ये एडवाइजर के मुंह में कुछ ये मक्खियां जा रही है। बेटा वो ले आ रही है। सोने वाला जो कॉन्सेप्ट वो होता है ना, सिमली यूज होता है, जी 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 जी, लिखा हुआ है। वो वाला। मैम उसने टाई लगाई हुई है, मुझे लगा शायद ये स्टूडेंट है। तो एडवाइजर टाई नहीं लगाते। नो मैम, हमारी यूनिवर्सिटी में हाँ तो पहले बताना यूएमटी में पहले, नहीं लगाते। यूएमटी में एक ही यूएमटी में वो चलता है पेंट कोट के कोड। नीचे पेशावरी चप्पल पहनते हैं सर अली अब्दुल्ला ने। केड़ी अच्छा बेटा, तो अगर एडवाइजर को उसमें इंटरेस्ट नहीं होगी टॉपिक में, तो उनका क्या लेवल हो जाएगा, वो एडवाइजर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा होगा। अब आके आपने प्रॉब्लम बता रहे हैं तो वो उसको, वो इस फॉर्म में है। तो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होना चाहिए एडवाइजर के लिए, मेनली फोकस आपका है, आपने अपनी इंटरेस्ट का टॉपिक लेना है। रिसर्च कम्युनिटी, जिसका रिसर्च कम्युनिटी पे भी कोई इम्पैक्ट हो, ठीक है। ओके तो मैम। आपने टॉपिक चूज करना है। फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, फिजिबल हो, ये ना हो सके आप ऐसी चीज सोच लो जो आप इम्प्लीमेंट ही ना कर सको, करंट टेक्नोलॉजी के अंदर रहते हुए इम्प्लीमेंट ही ना हो सके। हाउ मच टाइम डू यू हैव अवेलेबल, हो सकता है कि आपके पास 4 महीने हैं, आप ऐसी प्रॉब्लम सोच लो कि जो 4 साल की है, 4 साल में सॉल्व होनी है, आप इतने टाइम में की नहीं जा सकती। आपने ये चीजें अपने माइंड में रखते हुए आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट चूज कर लो जिसके अंदर कॉस्ट इतनी ज्यादा लगनी है और आपके पास उतना बजट नहीं है, आपने ऐसा भी चूज नहीं करना।
आपने अपने टाइम को देखना है, कास्ट को देखना है और टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखना है कि करंट टेक्नोलॉजी के अंदर रहते हुए जो कि इम्प्लीमेंट हो सके। आपके मैम लिए ये चीजें इंटरेस्टिंग हो, हमें आपके एडवाइजर के लिए इंटरेस्टिंग हो और कम्युनिटी के लिए इंटरेस्टिंग हो। क्या कह रहे हैं ये चीजें? मैम ये चीजें हमें स्टार्ट में कैसे पता चल सकती हैं? पहले तो इतनी ज्यादा इन कामों पे इतनी प्रैक्टिस होती है, फिर जाके इस बेटा लेवल पर आते हैं। हर बच्चा स्टार्ट में समझता है चीजों को। आपको मैं ये चीजें आइडिया अगर दे रही हूँ ना, आप देखें पहले जब आपने टॉपिक का सोचा था आपने इन चीजों को माइंड में नहीं रखा था ना। अब मैं आपको दे रही हूँ कि आपने इस साइड पे भी थोड़ा सा गौर करना है। स्टेप वाइज जब आप चीजें करेंगे तो हो जाएंगी ना। मैम ऐसे जैसा हमें समझ नहीं आ रही, आप अगर एक रिसर्च आर्टिकल लें, उसको आप बताएं कि ये डोमेन है, इसमें से इस तरह मैं प्रॉब्लम इसकी फाइंड कर रही हूँ, इस तरह आप एक दफा हमारे सामने करेंगे तो हमें आइडिया तो होगा ना। ये बेटा काम तो आप इतनी ज्यादा मेरी प्रैक्टिस से होता बेटा मेरी बात सुनो। आपने लास्ट क्लास में भी ये बात की थी। मैं अगर आपको दे रही हूँ एक टॉपिक दे रही हूँ पेपर लेके, मैं पेपर से आपको वो भी बता दूंगी, लेकिन मैं अगर एक चीज आपको सिंपली हर क्लास में बताती हूँ इतनी ज्यादा डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, ये एक रिसर्च पेपर की प्रॉब्लम बता रही हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्लास में ये करूंगी कि मैं आपको रिसर्च पेपर वो शेयर करूंगी, बल्कि इस क्लास के बाद शेयर कर देती हूँ। जो आपसे कह रही हूँ टाइपिंग करते हुए आपने जब चलते हुए टाइपिंग करनी है तो प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम मैं रिसर्च पेपर की प्रॉब्लम बता रही हूँ और इस पे काम हुआ है। और उस पेपर जो रिसर्च पेपर लिखा हुआ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप वो रिसर्च पेपर पढ़ लीजिएगा, शायद फिर आपको थोड़ा सा बेटर लगे। ये जो प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ ना आपको कि रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करना होता है और ये मैन्युअली किया जाता है, क्या कोई ऑटोमेटेड टूल अवेलेबल है? और ये भी एक रिसर्च पेपर है। रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन के लिए सेमी ऑटोमेटेड टेक्निक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई किसी ऑथर ने। ये एक रिसर्च पेपर है। मैम आप उस रिसर्च पेपर को दिखाइएगा ना, कि देखें इसमें इस तरह ये प्रॉब्लम फाइंड की है, ये ये दोनों लिखी है, ये प्रायोरिटाइजेशन हुई है, ये सब कुछ हुआ है, उसको देख के हमारे लिए और जी जी आसानी हो जाएगी। बेटा मैं आपको रिसर्च पेपर दोनों शेयर कर देती हूँ, क्योंकि स्टार्ट में आपके लिए रिसर्च पेपर पढ़ना मुश्किल है। कंप्लीटली आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अभी के लिए आप उसे कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आपने वहां उनमें मैं बहुत इजी करके आपको उन पेपर के अंदर से सारा एक्सट्रैक्ट करके जो मेन चीजें हैं वो बता रही हूँ, और पेपर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। तो मैम आप सिर्फ पेपर शेयर करेंगी? और क्या शेयर करूंगी? तो मैम आप साथ ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों को भी उनकी पूरी समझ नहीं आएगी, तो फिर बेटा मैं आपके लिए सिर्फ आपको मैं ये तो नहीं कह रही आपने 100% उसे अंडरस्टैंड करना है। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो कह रहे हैं कि रिसर्च हमें ये टॉपिक किसी रिसर्च पेपर से बताएं तो हमें समझ आ जाएगी। मैं आपको मुझे पता था कि आपको समझ नहीं आएगी। मैंने उन पेपर को पढ़ के उनमें से आइडिया निकाल के और फिर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये इस तरह से काम हो सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक डोमेन है, उसके अंदर हम एक एरिया सेलेक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर प्रायोरिटाइजेशन। इसी तरह आप फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन होती है, रिसिट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। उन टेक्निक्स में डिफरेंट पेपर्स होंगे, रिसर्च पेपर्स होंगे। अब आपको अगर वो लग रहा है कि किसी रिसर्च पेपर से, तो ये सारी चीजें जो मैं लेके आ रही हूँ ये रिसर्च पेपर में से एक्सट्रैक्ट करके बता रही हूँ। अब जब मैं आपको रिसर्च पेपर दूंगी तो आप वो पढ़ लीजिएगा, उसमें सेम चीज होगी लेकिन उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट में लिखा होगा। ओके मैम। मैं आपको ये इस लेक्चर के जो स्टडी मटेरियल है उसमें वो पेपर शेयर करूंगी, आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइएगा। ठीक है वो जी पेपर कितना बेटा मुबशिर आपका माइक नहीं ठीक। मैं कह रहा हूँ कि वो टॉपिक कौन सा है जो आपने पेपर शेयर करना। बेटा वो ये दोनों टॉपिक के कर दूंगी। जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का बता रही हूँ और भी कर दूंगी कुछ पेपर शेयर। जैसे आपको मैंने बताया कि जब आप चलते हो तो चलते हुए टाइपिंग जो होती है उसमें एरर ज्यादा आती हैं। सबसे पहले ये प्रॉब्लम फेस हुई, फिर उस प्रॉब्लम की रीजन फाइंड आउट की गई। रीजन से पता चला कि वो मसल मूवमेंट की वजह से एरर हो जाती है, और उस रीजन को फिर सॉल्व किया गया। उन्होंने कहा कि ये हम इसकी जगह एक्सेलरोमीटर लगा देते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट को कंट्रोल करेगा एक्सेलरोमीटर। इसका रिसर्च पेपर भी मैंने आपको कर दूंगी।
सर्च टेक्निक्स जैसे बताई कि आप गूगल से सर्च करते हो, सर्च को बेहतर कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बैट सर्च करती हूँ। बैट जो है एक वर्ड है, उसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। क्या क्या मीनिंग हो सकता है बैट का? मैम बैट, बैट BAT को बैट के खेलने वाला BAT बैट। बैट, बैट खेलने वाला और बैट मैम वो चमगादड़ उनको चमगादड़, बैठने वाला जिसकी वजह से कोरोना आया। और चाइनीज फूड। तो जब मैं बैट सर्च करती हूँ तो मेरे मुताबिक मैं कौन सी वाली बैट को सर्च कर रही हूँ, ये गूगल को नहीं, गूगल सारे रिसर्च दे देगा। अब इसके लिए सर्च टेक्निक्स को अच्छा बनाया जा सकता है। डिफरेंट सर्च टेक्निक्स न्यू निकली हुई हैं, न्यू हैं, जिनमें इस चीज को हैंडल किया गया है। अब वो सर्च इंजन में किस तरह से सर्च किया जाए, ये टेक्निक्स हैं, इन पे रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सिर्फ बात ये है कि आपने परेशान नहीं होना। आपने परेशान, आप 3 वीक्स गुजर गए हैं परेशान करके। मुझे लगता था कि शायद आप स्ट्रेस लेके कुछ काम कर ले। 3 वीक गुजर गए हैं, आपने काम कुछ भी नहीं किया लिया, लेकिन आपने सिर्फ स्ट्रेस ली है। जब क्लास होती है, क्लास में आप आते हो ब्लैंक होते हो, बेटा मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप थोड़ा सा काम करके आओगे, कुछ इनपुट दिखाओगे तो फिर ये काम होगा ना। मैम हम बैठते हैं काम के लिए। उस दिन भी समर और मैं बैठे थे 1 घंटा, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा हम देखते रहे, कुछ समझ ही नहीं आया, फिर हमने छोड़ दिया। बेटा उसका भी आपको रिवार्ड जरूर मिलेगा। आपने जहन में कुछ, आपका कुछ ना कुछ समझ आई होगी, लेकिन 1 घंटा इतना तो एनफ नहीं होता ना। अगर आपने 3 वीक गुजरने के बाद 1 आवर यूटिलाइज किया है, आप एक दिन मिनिमम 5 आवर्स के लिए बैठो। उस चीज को आप अपनी डोमेन डिसाइड करो, आप अपना एरिया फाइनलाइज कर लो, और उसके बाद उससे नहीं हटना कि किसी और में सही होगा। उसके बाद उसी के अंदर रहते हुए आप काम करोगे, आप सोचोगे हम इसमें क्या बेहतरी लेके आ सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं। रिसर्च पेपर मैं शेयर करूंगी, वो पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको बेहतर समझ आ जाएगी। आइडियाज कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? बुक्स से ले सकते हैं, नेट से ले सकते हैं, रिसर्च पेपर से ले सकते हैं, अपने इर्द गिर्द जो प्रॉब्लम्स हैं वहां से ले सकते हैं, दूसरे क्या काम कर रहे हैं वहां से आप ले सकते हो। रिसर्च ग्रुप्स आपके MS PhD आपके जो यहाँ पे लोग हैं, सीनियर्स जो हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, उनके काम को आगे लेके जा सकते हो, रेप्लिकेट कर सकते हो। रेप्लिकेट करना क्या होता है? कॉपी करना। प्रीवियस काम को कॉपी करके आप उसको मॉडिफाई कर दें। जैसे मैं कहती हूँ एक टेक्निक ऑलरेडी अवेलेबल है रिक्वायरमेंट को इलिसिट करने की, आप रिक्वायरमेंट को इलिसिट करने की जो टेक्निक है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हो। एक तो पिछली को कॉपी करते हो और उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन देके अपनी रिसर्च बना लेते हो। एक ऑलरेडी कोई टेक्निक अवेलेबल थी, आपने उस टेक्निक को किसी नई डोमेन में यूटिलाइज कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऑलरेडी कोई टेक्निक अवेलेबल थी, कोई एल्गोरिदम अवेलेबल है, उस एल्गोरिदम को यूटिलाइज करते हुए आपने रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज किया। इस टाइप की रिसर्च कर सकते हो। ये सारी चीजें क्यों मैं आपको बता रही हूँ, आपका माइंड खोलने के लिए, ताकि आपको समझ डायरेक्शंस पता चल जाए कि ये पॉसिबिलिटीज हैं। मैम एक रिसर्च में एक से ज्यादा डोमेन्स भी हो सकती हैं। मल्टीपल आ सकते हैं, जो मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं होती। आपने कुछ वो देखी होंगी कि ग्रुप्स होते हैं, रिसर्च ग्रुप्स होते हैं, जिसमें मैथ के लोग भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट भी हैं। तो ये मल्टीपल डिसिप्लिन्स को मिला के भी बनाई जाती है। आपने अपनी डोमेन सोचनी है, और उसके अंदर ये इस तरह का काम भी हो सकता है कि जैसे आपने एक ऑलरेडी काम अवेलेबल था, एक तो ये कि आपने उसको इम्प्रूव कर लिया रेप्लिकेट करके। अब फिर एक क्या है कि आपके ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे थे, आपने उनके काम को आगे लेके चले। और क्या कर सकते हो कि आप एक टेक्निक ऑलरेडी अवेलेबल है, एक एल्गोरिदम ऑलरेडी अवेलेबल है, उस एल्गोरिदम को उठा के आपने अपने फील्ड के अंदर यूटिलाइज कर लिया। आपने एक एल्गो था, मशीन लर्निंग का कोई एल्गोरिदम था, आपने उसको यूटिलाइज किया है रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटाइज करने के लिए। ये भी आपने रिसर्च कर ली।
मैं बस करें। नहीं बेटा बस नहीं करें, अभी इसको थोड़ा सा, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। नहीं बेटा अभी नहीं हुआ, इसको खत्म कर लो क्योंकि हम आज उसी मैम चीज हमारा पे क्विज सिर्फ मैंने भी है आज 10 बजे। बेटा आज मैंने सिर्फ क्या बात की है कि आइडिया कहाँ से लेके आना है आपने, तो आप और क्या कर सकते हो, आइडिया जब आपका आ जाएगा आपने अपने प्रॉब्लम को रिफाइन करना है। What others are doing, contradiction और ambiguity। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी पेपर का देखा, उस पेपर के रिजल्ट्स के अंदर से आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली, चैलेंजेस आपने फाइंड आउट किए, या बहुत न्यू भी कोई चीज कर सकते हो, ये सारे कामों में से कुछ भी आप कर सकते हो। उसके बाद रिफाइन योर टॉपिक फ्रॉम ब्रॉड टू नैरो। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि ब्रॉडर टर्म आप लेंगे, जैसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग ब्रॉडर टर्म आपने ले लिया, उसके बाद आपने नैरो डाउन करना है। आइडियाज एंड कंसेप्ट नैरो डाउन कैसे किया जाता है, एग्जांपल देखें। टू पेज पेपर ऑन द टॉपिक ऑफ द वायलेंस। वायलेंस एक क्या है, ब्रॉडर टर्म है। अगर आप कहते हो मैं वायलेंस पे काम करूंगा, तो पूरी वायलेंस कंप्लीट पे तो नहीं काम कर सकते। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप मीडिया की वायलेंस पे, आप डोमेस्टिक वायलेंस पे, तो ये हम नैरो डाउन कर रहे हैं। रिफाइन का क्या मतलब है, जब भी आपने अपना टॉपिक, पहले आपने अपना फील्ड डोमेन डिसाइड की, एरिया डिसाइड कर लिया है, उसके बाद आपने जो टॉपिक डिसाइड किया है वो कंप्लीट उस टॉपिक पे भी काम नहीं कर सकते, उसको नैरो डाउन आपने करना है, रिफाइन करना है। और नैरो डाउन के एग्जाम्पल ऐसे दे, जैसे अगर आपने वायलेंस पे बात की है, तो मीडिया की वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, कौन सी टाइप की वायलेंस पे, किस चीज पे काम करोगे, स्ट्रीट क्राइम्स पे आपने किस टाइप का काम करना है। और अगर हम इसे अपने फील्ड के रिलेटेड लें तो वो कौन सी एग्जांपल आएगी, जैसे आपने रिक्वायरमेंट के अंदर मैं बार बार दे रही हूँ कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की किस फेज पे और किस फेज के अंदर कौन सी पर्टिकुलर किस टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए। उसके बाद चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट क्या चीज होती है, आपने अपनी प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या चीजें देखनी है। इज इट इम्पोर्टेंट यू पिक अ टॉपिक श्योर, आप उसके बारे में जो भी टॉपिक लोगे आप बहुत उसके बारे में एनर्जेटिक हो गए कि मैंने इस पे काम करना है, आपने परेशान हो गए इस तरह से वो चीज नहीं लेनी कि आपकी इंटरेस्ट ही ना हो और बाद में आप इस तरह से उससे फेड अप होके बैठे हो। जो भी टॉपिक आपने लेना है उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होनी चाहिए कि आप इस पे दिल से काम करोगे। लॉन्ग टर्म के लिए चलना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके इंटरेस्ट में ये ना हो कि आप लूज कर लो थोड़े देर के बाद उसमें इंटरेस्ट। सॉल्वेबल है प्रॉब्लम, ये ना हो कि जितना आपका टाइम है, आपके पास 4 मंथ है, 4 मंथ में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी ना हो सके। वर्थ डूइंग, इंटरेस्टिंग है दूसरों कम्युनिटी के लिए, इसमें वो आ जाएगा कि लोग इससे बेनिफिट हासिल करेंगे। विल इट लीड टू अदर रिसर्च प्रॉब्लम्स, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम को दूसरी प्रॉब्लम की तरफ लीड करना चाहिए, क्योंकि आपकी रिसर्च की बेस पे फिर आगे दूसरे लोग काम करेंगे, आगे आने वाले, आपसे आगे आने वाले स्टूडेंट। मैनेजेबल इन साइज, कि आपके टाइम लिमिट के अंदर रहते हुए हो सकती है। पोटेंशियल उसका कितना है कि वो पब्लिकेशन के लिए कितनी रखती है कंट्रीब्यूशन, वो कर सकती है उसकी, ये भी वर्थ में आ जाता है कि वो कम्युनिटी के लिए अगर वर्थ रखती है तो डेफिनेटली वो पब्लिकेशन का पोटेंशियल भी रखती होगी। इफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड विल द रिजल्ट बी रिव्यूड वेल बाय द स्कॉलर। मतलब एक दफा आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो रिलायबिलिटी, आप दोबारा से रिव्यू रेप्लिकेट रिजल्ट्स को कर सकते हो। आर यू और विल यू बिकम competent to solve it, solve कर सकोगे। will the necessary research prepare you in the area of demand or promise for the future, not only look on your current goal, look for the, मतलब आपका फ्यूचर उसके अंदर है क्या। आप अगर थीसिस करना चाहोगे, जैसे आप बीएस का फाइनल, अब यहाँ आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर इधर एक अच्छा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक जिस पे आप कायम रह सकोगे वो स्टार्ट कर लोगे, तो वो आप अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का थीसिस उस पे कर सकते हो, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर सकते हो, जो आपका टर्म उस वक्त आपको, अगर अभी से स्टार्ट कर लोगे, आपका 6 सेमेस्टर है तो वो आपको बहुत फायदा देगी। आपका डोमेन, आपका एरिया, आपकी सारी चीजें डिसाइड हो चुकी होंगी और आप वहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड काम कर लोगे अगले सेमेस्टर में अपने प्रोजेक्ट का। अच्छा,
यहाँ पे आपकी एक चीज आ गई है, जब आपने अपनी प्रॉब्लम को लिखना है तो वो लिखना किस तरह से है। ये मैंने आपके लिए कुछ टर्म्स लिखी हैं, सिर्फ आपके लिए स्टेटमेंट्स लिखी हैं। जब अपनी प्रॉब्लम को लिखोगे तो कैसे स्टार्ट करना है। द करंट स्टडी इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन, हो सकता है आप इस सारी स्टेटमेंट्स को आपने पढ़ना है, आप इनमें से किसी को यूटिलाइज कर सकते हो। लिखने का स्टाइल बता रही हूँ ये। जब आप अपनी प्रॉब्लम फाइनलाइज कर, डोमेन एरिया प्रॉब्लम सब कुछ फाइनलाइज होगा, फिर वो लिख के मुझे देना है ना। लिखने के लिए आप क्या करोगे, आपने इसमें से कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हो। द फोकस ऑफ दिस स्टडी विल बी, होगा द मेन पर्पज ऑफ दिस स्टडी इज, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिसर्च इज। तो ये आपके पास सैंपल कुछ सेंटेंस है जिनके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हो। मैम क्विज है नेक्स्ट क्लास में। मैम हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है। चलिए बेटा, इस पे आपने लिख के आना है। नेक्स्ट आपने अपने प्रॉब्लम डिसाइड कर लेने हैं जो आपने काम